आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिशों में है और इस मकसद के लिए उसने कई सियासी रहनुमाओं को साथ चलने पर राजी भी किया है, लेकिन PTI अभी तक मौलाना फजलुर रहमान को पूरी तरह कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में अभी हमने शामिल होने का फैसला नहीं किया, मगर हमें मनाने की कोशिश जारी है। सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी किया कि तहरीक शुरू करने के लिए PTI से कोई गारंटी मांगी है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह जवाब दिया कि जी बिल्कुल, एतमाद बहाल करने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए। मौलाना ने कहा कि हमारा ख्याल है कि मुश्तरकात पर हमारा मौक़िफ़ एक हो सकता है, इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो इख्तलाफात को नरम किया जा सकता है। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी तवील गुफ्तगू हुई। बाहसियत अपोजिशन लीडर हम चाहते हैं कि हम आइन की खातिर जद्दोजहद जारी रखें और यही बानी PTI महमूद अचकज़ई और हम सब की ख्वाहिश है। PTI रहनुमा असद कैसर ये कहते हैं कि मौलाना को अल्लाह ने ये ताकत दी और हम चाहते हैं कि मौलाना की ये ताकत और हिम्मत आइन की बालादस्ती के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन, क्या वजह है कि PTI बार बार मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौलाना अभी तक पूरी तरह से कायल नहीं हो पा रहे। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल, PTI मौलाना के साथ चलने की ख्वाहिशमंद, लेकिन मौलाना हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? ये सवाल होगा हमारे पैनल से। तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफी साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में जब एक बात तय हो गई और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता है कि ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बाज़गश्त है, यही मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, लेकिन जब एक साथ चलने की बात भी करते हैं, लेकिन मौलाना साहब ज़ाहिर है वो कुछ शराइत भी रख रहे हैं और वो समझते हैं कि गारंटी लेनी चाहिए क्योंकि कुछ इख्तलाफात भी अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। तो आपके ख्याल में मौलाना इत्तेहाद के हवाले से इस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है नवीद साहब? अच्छा, दुआ देखें, सबसे पहले एक बात तो तय है कि इस वक्त की जो PTI की लीडरशिप है, जो कि मैदान में है, जो कि बाहर है, मेरे ख्याल में उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। उनके अंदर ये ऐसा कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक मौसर और एक पोटेंट किस्म की तहरीक जो है वो चला सकें। अच्छा, उस एक जो इमरान खान साहब हैं और बाकी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो इस वक्त जेल के अंदर है, तो ऐसे में जो है वो PTI के लिए जो एक ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन ये है कि जी वो बाकी अपोजिशन जमातों को जो है वो साथ मिला के एक तहरीक शुरू करे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नो डाउट उनका जो रोल रहा है थ्रू आउट, देख लें इवन PDM को बनाने में उन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया था और इसी तरह के जो अलायंसेस बनाने के लिए PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तहरीक शुरू की थी, तो नवाज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपोजिशन के अलायंसेस बनाने के बड़े माहिर हैं और अगर वो PTI मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम कर लेती है और फिर मिल के एक तहरीक चलाती है तो मेरे ख्याल में एक मौसर तहरीक चलाने की पोजीशन में होगी। अब मौलाना साहब क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो मौलाना साहब ये भी PTI का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इमरान खान साहब जो है बारहा उन्होंने खुद कहा कि यू टर्न जो है वो सियासत में लिए जाते हैं जी।
तो शायद यही वजह है कि मौलाना साहब को वो इमरान खान साहब की वो बातें याद हैं कि ये ना हो कि मौलाना साहब को वो बीच मझदार के जो है वो पीटीआई छोड़ के चली जाए और फिर जो है वो सोलो फ्लाइट ले ले, जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो करते चले आ रहे हैं। तो शायद ये वजह है कि मौलाना साहब जो है वो गारंटीज मांग रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये देखा जाए कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, क्योंकि इस वक्त इवन मौलाना फजल रहमान साहब जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में उनके साथ थे, जो जिनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पीटीआई गवर्नमेंट को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल था, जो कि पीडीएम के रूह रवां थे, तो वो जो है वो दूसरी तरफ खड़े हैं, वो नाराज हैं। सही। तो गवर्नमेंट क्यों जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रही? तो गवर्नमेंट इस वक्त ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो मजबूर महज है। गवर्नमेंट अगर मुज़ाकरात करना चाहती तो वो बहुत पहले ही पीटीआई को एंगेज कर लेती, वो मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज कर लेती। मौलाना साहब को शिकवा ये भी है कि हमने मिल के जो है वो पीटीआई को घर भेजा, हमने मिल के जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट में शराकतदारी की और उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो साइड पे कर दिया गया। तो अब ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो मजबूर महज है, वो खुद से फैसला नहीं कर पा रही। जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने एक जो है वो एक ऑप्शन पीटीआई के लिए दिया है कि वो माफी तलाफी करें, तो उसी सूरत में उनके लिए जो है वो रास्ता बन सकता है। आपका पॉइंट आगे जी आया साहब, आप समझते हैं मौलाना क्यों इत्तेहाद की कह रहे हैं फिर कर नहीं पा रहे, क्या वजह क्या है? देखिए बहुत सी इसमें वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर जिस लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ वो बातें हुई हैं उनको भुलाना भी ज़रा मुश्किल होता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बड़े आराम से आपस में बैठ के चीज़ें तय कर लेती हैं, उन्हें पता भी होता है कि यार माजी में जो हुआ था वो छोड़ दें। लेकिन फिर ये भी मौलाना के ज़हन में होगा कि भाई हमको फैसला कर लेते हैं तहरीक का और इमरान खान साहब भी पीछे हट जाते हैं, तो तब क्या होगा? और इन केस हम कामयाब हो जाते हैं, इस हुकूमत को घर भिजवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अभी जब हमने पीटीआई की हुकूमत को घर भिजवाया और मुझसे वादा किया गया कि प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और जरदारी साहब ने खुद प्रेसिडेंट बन गए, मुझे फारिग कर दिया और लिटरली रहा ही कुछ नहीं कि वो मौलाना को भी सीट जाके बलूचिस्तान से दी गई, केपी से नहीं मिल सकी उन्हें। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। नवेद साहब ने नवाज़ा नसरुल्लाह मरहूम का जिक्र किया, तो उनके बारे में बड़ा वो एक लोग कहा करते थे कि वो ऐसे कमाल आदमी हैं कि हर जमहूरियत में मार्शल लॉ और हर मार्शल लॉ में जमहूरियत के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं, क्योंकि उनकी जो जिद्दोजहद होती थी वो एंड पे या तो फिर जमहूरियत आ जाती थी या फिर जमहूरियत मार्शल लॉ में चेंज हो जाती थी। खैर, लेकिन बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नवाज साहब की वो जो बैठक थी वो भरी रहती थी और लोग उनके पास जाते थे। उसकी वजह ही कि वो एक नीट एंड क्लीन आदमी थे। वो सारी जिंदगी उन्होंने सियासत के लिए जायदाद बेच के तो अपनी सियासत करते रहे। तो इस तरह के कैरेक्टर अब नज़र ही नहीं आते, कम तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आते मौजूदा सियासी हालात में। स्टिल टाइम लगेगा चीज़ों को फाइनलाइज करने में, लेकिन हो सकता है उससे पहले को मामलात और तरफ चले जाएं, चीज़ें वैसे ही सेटल डाउन हो जाएं, तो गवर्नमेंट तो उनसे मुज़ाकरा तभी करेगी जब उसे इजाज़त मिलेगी। जी आमिर साहब। मैं नवीद साहब की आज अंग्रेज़ी से शुरू हुई पोटेंट के लफ्ज़ से और मजबूर महल यानी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मुझे याद आ रहे थे कि माशाल्लाह ऐसी अच्छी उर्दू के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, अकबरी असगरी वाली जो पढ़ने में बंदे को फिर तशरीह सुननी पड़ती थी। अच्छा है, ये भी होना चाहिए। अच्छा, उन्हीं की गुफ्तगू के साथ कि जब आपने राम करना है, लफ्ज़ था नवीद साहब का, तो राम करने के लिए रस भरी वजारतें चाहिए और रस भरे मामलात चाहिए जो गंडापुर साहब की हाजिरी के बगैर नहीं होंगे। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से गवर्नर, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से वज़ीर आला और वहीं से मौलाना फजल रहमान, ठीक है, DI खान से। तो ये मामलात तो सिर्फ इस हद तक तो नहीं है ना कि आप मुझे आगे लगा लें और पीछे से घर का सवाया कर जाए, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें वक्फ करनी पड़ेंगी जो आपने पुराने ज़माने में मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में मरहूम मौलाना समीउल हक की अकोड़ा खटक वाली दरगाह के ऊपर लगाए और चीज़ें लगाई, पैसे लगाए, लोगों को दिए, तो वो सब कुछ आपको शायद कहीं वापस करना पड़ेगा। एक नया जो परवेज़ खटक जो काम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मौलाना के साथ। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि जनाब मुझे जमहूरियत आई है तो मैं बस अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता है।
ऐसा नहीं काम होता। और जो बात कि जी जेल में मौजूद हैं और बाकियों में नहीं है, तो जेल में जब नहीं थे तो उन्होंने क्या कर लिया था, 25 मई 2022 हम भूल गए, वो सवाबी 2 घंटे खड़े रहे, उन्हीं की हुकूमत थी केपी में, लोग नहीं थे, गाड़ियां खाली खड़ी लाइनों में लगा दी थी। फिर क्या हुआ था, लाहौर से कितने लोग निकले थे, तो अब वो कितने लाएंगे, आजाद तो उन्होंने होना है जेल से। परसों चौधरी परवेज इलाही चले गए, अब केसेस में होना है, ये जमानतें होनी है, किसी में बरी होना है, केस चलने हैं, रिमांड होने हैं, जो भी होना है। सही, ये नहीं है कि इमरान खान ने उम्र जेल में रहना है। और क्या यहाँ पे नहीं था कि वो रोज तकरीर किया करते थे, और फिर एक रेटिंग का जमाना था, और फिर एक ये था कि यार ये यकसानियत का शिकार हो गए हैं जी। तो ये भी हम मंजर देख लेंगे। अब आप और हम सिर्फ ये देख लें कि जो कल मैसेज आया अडयाला से वो ये आया कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम असेंबली चलने नहीं देंगे, तो कितने दिन की कहानी है। आप और हमारे सामने 7 जून को बजट आ रहा है जी, आप 22-23 जून को बजट पास हो जाएगा, बस ठीक है। फिर ये आप घोड़ा और मैदान सारे हाजिर हैं, इस मुल्क की परवाह तो किसी को भी नहीं है ना, क्योंकि सबके अपने अपने मुफादात हैं। मैंने कोई किसी एक के लिए नहीं बात की, क्योंकि उन्होंने भी कहा खान साहब ने कि जी ठीक है, अगर यही कुछ होना है तो फिर हम बजट पे इनको देख लेंगे। उनका ख्याल यह है कि टैक्सेस बेशुमार लगने हैं और लोग मेरी आवाज पे बाहर आ जाएंगे। और अब उस आवाज पे ललकारने के लिए उन्होंने कहा कि वो जो लोग छुपे हुए हैं, जैसे अहमद अजहर आ गए सामने, और मियां असलम इकबाल जमानत लेके वापस नहीं आए बाहर, उनको भी कहा गया है, जो जितने भी लोग हैं मुराद सईद हैं, तो फिर इनको क़यादत करनी चाहिए। ठीक है, ये कोई लंबी कहानी नहीं है, हमें और आपके सबको सामने आ। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ इत्तेहाद में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो उनके कंटेनर में बैठेंगे और ड्राइविंग सीट भी संभालेंगे? हाफिज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसमें कोई चीज हरफ़े आखिर नहीं है। यहाँ कल के हरीफ आज के हरीफ हैं, आज के हरीफ कल के हरीफ हैं, और जो कल की मौलाना साहब की गुफ्तगू है वो ये बात वाज़े कर रही है कि बहुत सी चीज़ों में मुमकिन है, क्योंकि मौलाना साहब का अगर आप इंतखाबी सियासत देखें तो वो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, और वहाँ पर अगर पीटीआई के साथ उनकी कुछ बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्ती होती है, तो मौलाना साहब को वहाँ ज्यादा फायदा है, ये मुस्तकबिल का इंतखाबी अलायंस बने या कुछ चीज बने जी। तो मुझे ये लगता है कि मौलाना साहब इतनी आसानी से तो उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये कहना कि मौलाना बिल्कुल पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे, ये भी जो है मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। हालात जो बन रहे हैं या जो हम चीजें देख रहे हैं, उसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उसमें कोई अकेला रह जाए ये मुमकिन नहीं नजर आता। नजर यही आता है कि कोई ऐसा अलायंस इस अंदाज में बनेगा। और हकीकी बात, इसीलिए कल आप देखें महमूद खान साहब नहीं थे जी, तो ये लगता है कि कल जान यानी एक तरतीब के तहत महमूद खान साहब नहीं गए मौलाना के पास, क्योंकि वो हतमी जो बातचीत होगी उसके लिए जाएंगे। तो जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो वही जनरल बाजवा जिनको कहा जा रहा था, तो उन पर तकरीरें हो रही थी, फिर उसी जनरल बाजवा के साथ आप देख लें मियां शहबाज शरीफ साहब उनके वज़ीर आज़म थे, तो इसलिए यहाँ कोई चीज वही आसिफ ज़रदारी साहब आपको ठीक रहे, अभी उनके साथ वो प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है जी जी। हमारी सियासत बड़ी तलख्ती है, और इसके अंदर जो है ना हर जगह मौजूद है, कहीं से भी किया जा सकता है। लिहाजा मौलाना साहब पहले अपनी कुव्वत तो जरूर दिखाएंगे, और उसके बाद पीटीआई के साथ इस तरह वो जरूर फैसले करेंगे जिससे उनका फायदा हो। ठीक, उनको अगर बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में फायदा नजर आया और तो वो जरूर जाएंगे पीटीआई के साथ। सही जी। फैसल साहब, देखिए, बात यह है कि सियासत में और साफत में सब कुछ मुमकिन है। कुछ लोग कहा करते थे कि इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकता, कोई इम्कान नहीं है। आज कहते हैं कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, आ सकते हैं, जमानतें हो सकती हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है ना, वो उनकी पॉलिसी क्या है? मौलाना साहब की पॉलिसी ये है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। उनको इमरान खान के रवैये की वजह से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे। वो एक जांदीदा सियासतदान है, वो उस बयानिए के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं जो इमरान खान ने पकड़ा हुआ है। जो अगर आम आदमी भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो उनमें उनकी अक्सरियत को बहैसियत लीडर और बहैसियत हुक्मरान इमरान खान पर शायद हल्के फुल्के नहीं बल्कि शदीद नौइयत के जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे।
उनको एक अच्छा लीडर नहीं समझते होंगे, लेकिन उस बयानिए के साथ खड़े हो गए जो इमरान खान ने जो है वो पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत उसी बयानिए के गिर्द जो है वो घूम रही है। जो इस बयानिए से हट रहा है उसकी सियासत जो है डिलीट हो रही है। अब ये जमीन पे हो रहा है, ये 8 फरवरी को जो है वो हुआ, इससे तो आप इनकार जो है वो नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ उनका इत्तेहाद होगा या नहीं होगा ये तो चले एक वक्त बताएगा जी जी। लेकिन इस वक्त अहमियत इस बात की है कि वो लोग जो लोग कभी एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे और एक दूसरे पे संगीन इल्जामात नहीं लगाते थे, बल्कि किरदार के ऊपर हद तक आमेज जो है वो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, जुमले कसते थे जी जी। वो लोग जो है वो आपस में जो है वो मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में जो है ना अच्छी तब्दीली है, एक खुशगवार जो है वो तब्दीली। अगर इन्हीं के ये आज जो इतनी मुखालफत में शिद्दत पे जा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कल जो है वक्त तब्दील हो जाता है। सही। फिर अगर मौलाना और फजल रहमान का इमरान खान का मिलाप बिल्कुल समझ लें आग और पानी का है। आज से कोई 1 साल पहले 2 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये मुखालफत में दूसरे के सामने नहीं थे, नफरत में दूसरे के सामने थे, इस नेच पर थे, लेकिन जो है वो आज मिल गए। अब इसकी वजह क्या है, ये ऐसी किस चीज में तासीर है, असर अंगेजी है कि वो चीज इन दोनों को मिला रही है? सियासत है। लोगों को नजर आ रहा है कि अब अगर पाकिस्तान में सियासत होगी तो इसी बयानिए के साथ होगी, जो इस बयानिए के साथ नहीं खड़ा होगा उसकी सियासत नहीं होगी। ये मौलाना का जांदीदापन, इमरान खान की मोहब्बत का इशू नहीं है उनके साथ। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त जो इनका मिलना है बिल्कुल वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत थी। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक हो सकते हैं तो इस हवाले से मिसाके जमहूरियत पर एक हो सकते हैं। इनके इतनी आपस में इख्तलाफात चले, एक दूसरे को इस तरह की बातें की इस तरह, और इनका भी बिल्कुल इसी तरह का मसला है। तो इनका जो इत्तेहाद है ये बिल्कुल गैर फितरती टाइप लगता है, और इत्तेहाद होता है तो ये अपने बयानिए पर इकट्ठे हो रहे हैं और वैसे तो इकट्ठे नहीं हो सके क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो मसला रहा केपी में रहा, आपस में बड़ी चपकलिश और आपस में खींचातानी सीटें लेने का मसला। इस वक्त पीटीआई यानी कि ये दोनों आपस में अगर बराबरी की बुनियाद पर करते हैं इत्तेहाद तो फिर ठीक है, अगर वो ना वो एक ऊपर नीचे होके करना तो वो बिल्कुल एक ऐसा ही है कि ये सेटअप नहीं बिल्कुल चल सकता बिल्कुल, क्योंकि आपस में जब ये जितनी देर तक ये इस तरह रहेंगे कि आपस में गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये नहीं लग रहा, दोनों शायद करें जो अपना एहतजाज करें, बराबरी के बुनियाद पर इकट्ठे ना करें। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी आए थे पीटीआई के साथ, लेकिन वो इनके साथ वो इस तरह नहीं चल सके जिस तरह के चलना चाहिए था। फिर वो लहदा हो गए, अपना लहदा उन्होंने सियासत यानी कि करते हैं। ये नहीं हुआ कि पार्टी मर्ज हो गई और इलेक्शन लड़े इकट्ठे, लेकिन उसी तरह बाद में चल नहीं सके। तो इनका भी यही है कि ये इस वक्त एक बयानिए पर इकट्ठे हैं कि गवर्नमेंट को गिराना है, तो फिर गिराने के लिए ये इकट्ठे होंगे। और ये इनका आगे मुस्तकबिल वो नहीं है कि जी फिर इकट्ठे चलें, क्योंकि आपस में इख्तलाफात इतने वो नहीं चाहेंगे कारकुन के, उनके जिनकी सारी उम्र मुखालफत करते रहे वही आके स्टेज पर उनके साथ आके खिताब करे। तो इसलिए पार्टी को इनको देखना पड़ेगा, पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनको देखना पड़ेगा कि अपनी पार्टी को किस तरह लेके चलें। पार्टी के जो कारकुन हैं वो बात मान, इस वक्त जो है कारकुन बड़ी अहम है, क्योंकि जो कारकुन ही हैं वो सारा फोर्स इस वक्त उन्हीं की है और उन्हीं की वजह से चल रही है। क़यादत तो इनकी आना शुरू हो गई, बाहर आके क्या रहे थे आप आके बाहर आ गई है, क़यादत आके बाहर आ गई है। तो अब उनको चाहिए कि मिलके बातचीत करके जो अपना एक बिल्कुल फोर्स दिखाएं और बिल्कुल जो कर सकते हैं जो भी इस तरह। लेकिन ये जो इस वक्त एहतजाज करना, इसको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मुल्क में आपको पता है मुज़ाकरात भी हो रहे हैं IMF के साथ और बजट भी है, तो इस ऐसे हालात में मुल्क की भविष्यत को ना स्टेबल नहीं दिखाई देती। फिर इस तरह जाहिर है फिर इस वक्त हमें IMF की कई शराइत भी माननी पड़ेगी। तो ये देखना चाहिए, मुल्क को पहले देखना चाहिए, अपनी सियासत को बाद में देखना चाहिए, सियासत को देखना चाहिए। बहरहाल सवाल मौलाना इत्तेहाद में हिचकिचाहट का क्या शिकार हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों नजर आते हैं, एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल हद तक इज्जत बिल से मुतालिक पंजाब हुकूमत स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर राजी क्यों नहीं है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। तो डंडे के जरिए से हुकूमत करना चाहते हैं, अब ये डंडा भी आपका कारगर नहीं होगा, इसलिए कि आप अखलाकी हैसियत भी खो गए हैं और सियासी तौर पर तो आपको लोगों ने वैसे ही मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी इस एक्ट को जो अभी नहीं बना बिल है इसको मुस्तरद करती है और ये हतक इज्जत के नाम से जो ये तो खुद पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हतक इज्जत है, इसको आपने ये बिल नाम देकर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और
नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने हद तक इज़्ज़त कानून मंजूर करवाया था। इस बिल पर ना सिर्फ सहाफ़ियों और ऐसी जमातों बल्कि इंसानी हुकूक कमीशन ने भी तशवीश का इजहार किया था। अब हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है उसने भी बिल पर हुकूमत की हिमायत करने से इनकार किया है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं अली हैदर गिलानी। वो ये कह रहे हैं कि हद तक इज़्ज़त बिल से मुतल्लिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये कहते हैं कि हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ सब मुत्तहिद है। कोई ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो बोलने की सलाहियत ख़त्म कर दे। अगर हुकूमत बोलने से रोकेगी तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर बिल वापस नहीं लेती तो इसके पीछे बहुत बड़ी तहरीक नज़र आ रही है। हम सड़कों, अदालतों और पार्लियामेंट में बिल की मुखालफत करेंगे। इसी मुनासबत से सवाल आमिर से आगाज़ करी हूँ, चूँकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो पंजाब हुकूमत से ज़ाहिर है उस स्टेक होल्डर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद पंजाब हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर क्यों राज़ी नहीं हो रही? आमिर साहब, देखिए ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि जब पीपल्स पार्टी ने भी आज खुल्लम खुल्ला बात कर दी और कहाँ जाएंगे इस बात को लेके, क्योंकि अब ये या तो साइन होगा गवर्नर से या वो वापस भेजते हैं और ये दोबारा साइन कर दें, अप्रूव कर दें पंजाब असम्बली से, तो कानून तो वो बन जाएगा, फिर ही जाके चैलेंज होगा ना। अभी तो ये एक बिल है और हाई कोर्ट में फिर जो शिकें हैं उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो सारी तंजीमें लेके जाएगी। इशू यही है कि अदालतों ने हमारे यहाँ कभी फैसले किए नहीं इनके ऊपर। जो कवानीन जिनका हम सारे कहते हैं कि जी इतने कवानीन मौजूद हैं, एक स्टे दूसरा स्टे और तारीख़ और लंबी तारीख़ और हतक इज़्ज़त के कवानीन के ऊपर अमल दरामद होता ही नहीं। और लोग यहाँ बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। आम आदमी की तो आप छोड़ ही देना कि उसके साथ क्या हो रही है। मैं 2.5 लाख मुकदमों की भी बात नहीं कर रहा। मतलब अगर कानून में मौजूद है कि जी जब आप केस हार रहे हैं तो अदालत उसके ऊपर जैसे दुनिया भर में होता है जुर्माना लगाती है कि इसको कास्ट पे करें आप। ये यूके में हर केस में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी तरफ दोनों वकीलों ने काम डाला हुआ होता है कि हमें अपनी अपनी फीसें मिल गई, अब चलो। इन चीज़ों को अगर हम दुरुस्त सबको करेंगे तो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप एक के ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए एक कानून के बाद दूसरा लाएं, लेकिन कानून तो होना चाहिए। मैं कानून की बुनियादी शर्त के साथ हूँ कि हद तक आज जब आप कोई मजाक उड़ाए, झूठ बोलें और उसका कोई सबूत भी ना दे सकें और फिर कानून का मजाक उड़ता है कि जी है ही कुछ नहीं, आप कर ही कुछ नहीं सकते, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं या मेन मीडिया है। कहीं ना कहीं हदूदों को यूज जरूर होनी चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। हाँ, बिल के अंदर जो चीजें हैं अब वो हाईकोर्ट में जाके इसको सेटिसाइड करा लें। सही जी, अयाज साहब। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम कानून साजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि 4 जब ऑलरेडी मौजूद हैं, अब मसला क्या है इस मुल्क का कि जी वो चूंकि वो स्टे मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसलिए हम एक नया कानून, ये हल नहीं होता। मतलब एट द फर्स्ट प्लेस आपको वो ठीक करना चाहिए ना वो सिस्टम, कि वो आज तक क्यों नहीं ठीक हुआ। और इसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो जाहिर है आपने इस तरफ जाना होता है, ऑपोजिशन में आप जाते हैं तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर आपको लग रहा होता है जी वो कि हमारे खिलाफ भी। और अल्लाह के फजल से इस मुल्क में हुआ यही है कि जो गवर्नमेंट जो कानून बना के जाती है ना इस तरह का, वो जैसी ऑपोजिशन में जाती है भुगतना भी उन्होंने शुरू करना होता है। उनकी तो शायद बारी नहीं आती जो ऑपोजिशन वाले होते हैं उसमें। मतलब कानून शहादत आपने इसमें से ख़त्म कर दिया। 30 लाख जुर्माना वो जो ट्राइब्यूनल बनना है वो ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ने बनाना है। 3 साल के लिए मुद्दत होगी उसकी और वो 18 महीने बाद गवर्नमेंट उसका जायजा ले सकेगी कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं। विच मीन्स कि आपने एक तलवार लटका दी पहले दिन से कि भाई तुम हमारी मर्जी के फैसले करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब कहते हैं जी हमने इसमें से वो निकाल दिया, क्रिमिनल निकाल दिया। अच्छा, क्रिमिनल निकाल दिया, वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है ट्राइब्यूनल के लिए 1 महीने बाद कि जी मैंने इस बंदे को 30 लाख जुर्माना करना है, वो मुझे जुर्माना कर देता है। अच्छा, मैं जुर्माना नहीं दे सकता तो क्या होगा? पुलिस आएगी ना, मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। उसके बाद वो मेरी जायदाद की वो नीलामी करते रहे, कुर्की करते हैं, वो सारी चीजें बाद में हैं कि इम्प्लीमेंट तो कराना है ना आपने। तो हल यही है कि आप जो कवानीन मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंट कराएं, नए कवानीन ना लेके आए। कानून बिल्कुल होना चाहिए। आप वेस्ट की मिसालें हमें देते हैं, वेस्ट पे लोगों को एतमाद है अपनी अदलिया पे जी। वो उनको पता है कि जो फैसला आया वो गलत नहीं होगा। आप जब ट्राइब्यूनल स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं जी जी। उसका मतलब ये होता है कि आपने मर्जी से फैसले लेने हैं। जी फैसल साहब, देखिए ये तो अब कौन इस हुकूमत के साथ इस मामले पे कौन खड़ा हुआ है?
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सियासी जमातें हैं, इवन के जिनके अपने इत्यादी हैं, वो भी इस बिल के साथ जो है वो खड़े नहीं होने को तैयार हैं। और जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं वहाँ इस बिल ये कानून बनाने जा रहे हैं, इस कानून को अपने वो नहीं बनाएंगे, वहाँ अपने ऐवानों में लेकर नहीं आएंगे। अब इस बात का तयन कौन कैसे करेगा कि झूठ क्या है? मिसाल के तौर पे एक आदमी बोलता है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बहुत मिसाली है, इसने अवाम के तमाम मसाइल हल कर दिए। अब ये सच है या झूठ है कौन तय करेगा? इसको भी आप लेके जाएंगे ऐवान के अंदर, या सिर्फ यही बोलने पर लेके जाएंगे कि हुकूमत पे तनकीद करने वाले के ऊपर? अब ये झूठ और सच तो सारे है ना, जो सच में भी, जो हिमायत में भी झूठ बोल रहे हैं, तो उसको आप गलत बयानी के ज़मरे में लेकर नहीं आएंगे, या तनकीद करने को से आप गलत बयानी के ज़मरे में जो है वो लेकर आएंगे। ये कानून जो हुकूमत बनाने जा रही है, इसकी अपनी बेहतरी इसी में है कि क्यों बिला वजह में अपने मुखालफत अपने लिए पैदा कर रही है, और उन लोगों की भी मुखालफत पैदा कर रही है जो इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, इसके हमनवा है, इसके शाना बशाना खड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी अपने खिलाफ कर रही है। और इस वक्त इस हुकूमत को मीडिया की ज़रूरत है, इस वक्त इस हुकूमत को सोशल मीडिया की ज़रूरत है। ये जितने लोगों की, जितने मजबूत स्टेक होल्डर्स की इस हुकूमत को ज़रूरत है, इसको इसने अपने खिलाफ कर लिया। तो इस बिल का इस हुकूमत से वाबस्ता जिसके जहन में भी आइडिया है ना, तो इनके मुखालफिन को उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। क्या कमाल का आइडिया लाया इस हुकूमत का काम उतारने के लिए। जी इलियास साहब, देखिए बिल्कुल इसी तरह है, इनको चाहिए था कि पहले इस पर बहस करते, बातचीत करते, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते। लेकिन अब ये देखें उजलत में जो फैसले किए गए और बातचीत करके कि जी मीडिया के जो तमाम नुमाइंदे हैं, तंजीमें हैं, उनसे बातचीत करके फिर देखें, फिर जाके शाम को बिल पेश कर दिया असम्बली में, और पेश करके उसको मंजूर भी करवा लिया। और चले बिल पेश करना है तो पहले तो देखें, पहले भी बिल हैं, मौजूद हैं, वफाक में है, तो फिर आप एक सेपरेट ये क्यों करना चाहते हैं, या आपने ख़ास को किस्म के टारगेट करना है कई लोगों को, तो उसके लिए ये लेके आ रहे हैं ताकि इन लोगों को काबू कर सकेंगे। ये सोच समझ से बाहर है गवर्नमेंट की। कहाँ गवर्नमेंट ने अपने साथ सारी यानी कि मुखालफत लेने वाली बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है काम तो करना है, जिस तरह करते हैं सबूत है अगर है तो उसको अपनी वजाहत करते हैं। साबित करने के वक्त ट्रिब्यूनल में जा के साबित करता रहेगा, तो कब तक साबित कर देगा अगर ट्रिब्यूनल ही ना माने? अगर देखें ट्रिब्यूनल वाले को कहते हैं कि 15 महीने तक उसकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे, जाहिर है उस पर एक तलवार लटकती रहेगी, वो उसके बाद मनवाने के लिए इस तरह करेंगे। इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा। इस तरह ये देखें कर लिया, देखें एक आपने उस दिन देखा जल्दबाजी में एक थाने में पर्चा भी कट दिया, अभी बिल मंजूर नहीं हुआ, पहले थाने में पर्चा कट दिया, फिर इनको रिवाइज करना पड़ा इस पर। तो जाहिर है ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो तमाम मामला वगैरह पहले ही काफ़ी हैं चीज़ें वगैरह जो मामला चलते हैं, इस्तेहकाक कमेटियों में फिर काय के लिए बुला लेते हैं। अगर इस तरह इन्होंने करना है तो फिर ये तो फिर वैसे पकड़ लें, नाम दे दें पहले के भाई आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप तैयार हो जाओ, पैसे लेके आओ 30-30 लाख रुपया जमा कर लो पहले। जी अयाज साहब, वो हाफिज नईमुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना मैं भूल गया। जॉइंट एक्शन कमेटी की आज मीटिंग थी, उनसे उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, एक तो टाइम दे दिया फौरी, और दूसरा हमारी हिमायत का ऐलान किया। तो हम तो जमहूरी लोग हैं, यही करेंगे, जमात सियासी जमातों से मिलकर ये प्रेशर बनाने की। चलिए क्विकली नासिक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं, नवीद साहब हमारे साथ हैं, उनका टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपसे यही सवाल, पंजाब हुकूमत जब तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इस बिल पर नज़रसानी क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो ये जो मुजवज़ा कानून है इसका रशनाल समझ में नहीं आता। आप देखें डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है, पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 लाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई लूप होल्स हैं कानून में तो आप पिछले एक्ट को जो है उसमें तरमीम करके उसको फिक्स कर दें। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जी ये, और फिर दूसरी बात यह कि क्या डेफेमेशन सिर्फ पंजाब का मसला है कि पूरे माशरे का मसला है? तो ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे माशरे का मसला है। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जो कि अगराज़ और मकासद बयान किए गए हैं इस बिल के, तो उसमें कहा गया है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर और आम शहरियों को उनको झूठी, गुमराहकुन और डेफेमेटरी जो है ख़बरों से उनको बचाना। तो बिल्कुल इस पे तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज़ादी राय जो है वो एक आइनी हक है तो इसके साथ साथ जो इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है वो भी एक आइनी हक है, तो उसको भी जो है वो इंश्योर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया
जिस तरह से बुलडोज कराया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें सारी जितनी भी साफ़ती तंजीमें थीं, जितने भी अपोजिशन थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी बुलडोज करवाया गया। तो लग ये रहा है कि जो अगराज़ व मकासद बयान किए गए हैं इस बिल के, वो मकसद नहीं है, बल्कि जो है वो ज़ुबाबंदी करनी है प्रेस की। अच्छा देखें, इनको यही बिल जो है, यही इसी तरह के कवानीन माजी में भी मेरे ख्याल में नून लीग ने जो है वो सबक नहीं सीखा। 2016 में ये पीका लेके आए थे, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वही पीका इनके खिलाफ जो है वो यूज हुआ। और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पीका को उसमें अमेंडमेंट कर रही थी, उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रही थी, तो यही मरियम नवाज साहिबा जो है जाके वो जो मुजाहिरों में वो शरीक हो रही थी। तो मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है मेरे ख्याल में वो मुनासिब तरीका नहीं है। सही जी। हाफिज साहब, आपके ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए तमाम स्टेक होल्डर से, कि क्यों राजी नहीं हो रही हुकूमत? सुन रहा ये जरूरत तो है कि ये जो हमारे सोशल मीडिया पे इधर जो दिल चाहे वो चला दे। अभी आप ये पाकिस्तान वाला देख लें, क्या कुछ नहीं चलाया कि बच्चियों के साथ ये हो गया, पाकिस्तानी कत्ल हो गए, ये इसके अलावा भी आप देखें तो कानून तो होना चाहिए, गिरफ्त तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हमारे यहाँ आज़ादी इजहार की बात होती है कि उसकी भी कोई हदूद मुतय्यन तो जरूर होनी चाहिए। और बिल्कुल स्टेक होल्डर हमारी सहाफ़ी बरादरी है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज है कि जिन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है तो बड़े बैठ कर दूर कर लेने चाहिए, लेकिन कानून तो बनना चाहिए कि ये जो हर एक मोबाइल पकड़ता है, वीडियो बनाता है, जो दिल चाहे कह देता है, और फिर अगला बंदा जो है यौम सफाई पे सारी लगा रहता है, तो इस पर कानून तो आना चाहिए जी, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अगर कोई हमारी सहाफ़ी बरादरी के या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो भी दूर करने के लिए बातचीत का दरवाज़ा दूर, बातचीत के बगैर तो कोई मसला हल हो ही नहीं सकता। आमिर साहब, एक ज़िमनी सवाल, आपके ख्याल में ज़ाहिर इस्लाहात की ज़रूरत अगर है, सोशल मीडिया को ले लें या प्रिंट मीडिया को ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लें, तो हुकूमत इस्लाहात की तरफ नहीं गई इस बिल को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो आपको यही लगता है जो नवीद साहब भी कह रहे हैं कि ज़ुबानबंदी एक्चुअल ये चाहती है हुकूमत? देखें, वो हुकूमत जो भी चाहती है वो नहीं हो सकेगी। लोग बोलते हैं और हर दौर में बोलते हैं, उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया है, हम अपना शौक़ पूरा करेंगे। अगर वो चीज़ें जो गलत हैं वो कोर्ट में नहीं ठहर सकेंगी। और अपोजिशन से अमेंडेड बिल भी आना चाहिए उसके अंदर, वहाँ पे आ सकता है नया बिल प्राइवेट मेंबर डे पे, पंजाब असम्बली में भी आ सकता है। जब ये पास हो जाए दोनों तरफ से जाना चाहिए, हाई कोर्ट में भी, कि ये वो शिके हैं जो गलत हैं। कानून की बुनियादी शर्त आनी चाहिए, चाहे 2 ला बनाए 4 बनाए, असल बात है इम्प्लीमेंटेशन कि वो कैसे होगी, और उसके अंदर शक ना रहे लोगों को कि ये किसी एक खास वक्त के लिए है। कानून तो हमेशा के लिए बनता है ना, कि जी आपने बनाना है, जब तरमीम होगी कोई नया मीडियम आ जाएगा फिर देख लेंगे। आज से चंद साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज वो आया है, आपको उसको काबू करना है। जो पाकिस्तान से बाहर है आप उनको नहीं कर सकते। खत्म हो गया। सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।